हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वन शॉट सीरीज। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक अगर मैं बात करूँ तो ये नीट के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हर साल यहाँ से एवरेज 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक होता क्या है? थर्मोडायनेमिक एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ब्रांच ऑफ साइंस या फिर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। जहाँ पे भी एनर्जी का चेंजेस होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक की। अब थर्मोडायनेमिक को अगर हम लोग को पढ़ना है तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको 4 पार्ट में हम लोग मानते हैं कि थर्मोडायनेमिक को, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि थर्मोडायनेमिक को हम लोग 4 टाइप में पढ़ेंगे एकदम ईजिली। सबसे पहला क्या है? बेसिक है। उसके बाद क्या होता है हमारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। उसके बाद हमारा होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और उसके बाद जो हमारा होता है थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? थर्मोकेमिस्ट्री का। जीरोथ लॉ भी होता है थर्मोडायनेमिक का, और थर्ड लॉ भी होता है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जीरोथ लॉ सिंपल से बताता है कि भाई अगर ए एंड बी दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, और सेम अगर ए और सी भी, लाइक अगर मैं यहाँ पे ही जीरोथ लॉ को अगर डिफाइन कर दूँ, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ, ठीक है, अगर यहाँ पे एक अपने पास एक ऐसा बॉडी है ए और बी, सिंपल बोलता है कि भाई अगर ए और बी, लाइक टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, और साथ में अगर टी और टी सी, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी जो है इक्विलिब्रियम में है, और सेम ऐसी टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ सी इक्विलिब्रियम में इक्वल है, तो देयर शुड मस्ट बी टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ये होना चाहिए। यही तुम्हारा जीरोथ लॉ बताता है। क्या बताता है? जीरोथ लॉ। अब देखो, इसी के ही मैं अगर आगे बात करूँ, इसी की अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? सिंपल, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेसिक को, अगर मेरे को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है? बेसिक को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सिस्टम के बारे में। अब अपने पास सिस्टम क्या होता है? ठीक है, सिस्टम ऐसा पार्ट है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ऐसा पार्ट जहाँ पे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स वेयर थर्मोडायनेमिक स्टडी या थर्मोडायनेमिक चेंजेस, थर्मोडायनेमिक स्टडी या फिर थर्मोडायनेमिक चेंजेस, अरे यार थर्मोडायनेमिक तो लिखना ही भूल गए, थर्मोडायनेमिक चेंजेस आकर। ठीक है, इसको अब सिंपल इसी के ही बाद हम लोग बात करते हैं सराउंडिंग को। हम लोग यहीं पे ही क्लासीफाई करते हैं सराउंडिंग को भी। तो सराउंडिंग देखो, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं और मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आधी अधूरी डेफिनेशन होती है और ये पूरी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है सराउंडिंग? पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ये आधे लोग, मतलब मोस्टली लोग ये बताते हैं, बट एक्चुअल में ये नहीं है। इसके आगे भी डेफिनेशन कंटिन्यू होती है, और वो ये होती है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम विच कैन अफेक्ट, विच कैन इफेक्ट, विच कैन अफेक्ट दी सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ उतने ही पार्ट को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मान लेते हैं अपने पास कुछ इतना बड़ा अपने पास यूनिवर्स है, और ये अपने पास मान लेते हैं एक, ये एक बी ब्लॉक है और ये एक ए ब्लॉक है। ठीक है, ये साइड वाला क्या है? ए ब्लॉक। अब मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा हिस्सा अपना क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। अब इस सिस्टम को ना सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट कर रहा है, इस सिस्टम को जो इफेक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट ही होगा, बी पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो सिस्टम को हम लोग दो, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस की बात करूँ, फेस की बात करूँ तो हम लोग दो टाइप में सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, 2 टाइप्स में। और वो कौन कौन से हैं? सिंपल से 2 टाइप। सबसे पहले सिस्टम की बात करेंगे तो वो 2 टाइप होता है। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम। क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम। और दूसरा होता है अपने पास हेट्रोजीनियस सिस्टम। कौन सिस्टम? हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होंगे? सेम फेस में होंगे। कौन से फेस में होंगे? सेम फेस में होंगे। लेकिन वही हेट्रोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी एकदम क्लासिफिकेशन की, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिफरेंट फेस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? डिफरेंट फेस में। ठीक है, अब इसी को ही अगर मैं आगे सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैटर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो सिस्टम हमारे पास जो होता है वो 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। कितने टाइप में? 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। कौन सिस्टम? ओपन। फिर उसके बाद क्या आता है? क्लोज सिस्टम। और इसके बाद लास्ट वाला अपने पास कौन सा आता है? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा? आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो यहाँ पे एनर्जी
एक तो एनर्जी और दूसरा अपने पास क्या होता है, मैटर। कौन कौन किस किस को ट्रैवल करा सकता है, इस बेस पे ही क्लासिफिकेशन होता है। तो जो ओपन सिस्टम है उसके अंदर एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, साथ साथ मैटर भी हो सकता है। लेकिन क्लोज में क्या होगा, जब ऊपर आप ढक्कन लगा दोगे किसी भी एक कंटेनर के, तो उसमें से मैटर तो निकल नहीं सकता, लेकिन हो सकता है एनर्जी उसके अंदर से ट्रांसफॉर्म हो। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ आइसोलेटेड सिस्टम होगा, तो ना तो उसमें से एनर्जी निकल सकती है और ना ही मैटर निकल सकता है। यही तुम्हारा क्या है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, सिंपल। ठीक है, अब इसी में ही अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमारे पास एक सिंपल सिंपल सी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो बाउंड्री आ जाती है अपने पास। क्या आ जाती है, बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री वो होती है लाइक विच सेपरेट विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब बाउंड्री को अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई इसको अलग अलग वे से क्लासीफाई करते हैं। जैसे लाइक 3 वे जनरली एकदम सिंपल होता है। सबसे पहला होता है रियल एंड इमेजिनरी। क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी। जैसे अगर मैं एक वाटर बॉटल लूँ, क्या लूँ, वाटर बॉटल लूँ फॉर एग्जाम्पल। ये मान लेते हैं अपने पास क्या है, एक वाटर बॉटल है। मतलब मेरी पेंटिंग तो बहुत ख़राब है, लेकिन आप कंसिडर कर लो कि ये क्या है, वाटर बॉटल है। अब इसके ऊपर देखो ये टॉपन है, मतलब ये जो ढक्कन है ये क्या होगा, ये इसका एक रियल बाउंड्री हो गई है ना, या ये ग्लास, ये जो कंटेनर की जो बाउंड्री है, वॉल है, ये एक रियल बाउंड्री हो गई। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं देखूंगा तो मान लेते हैं कि पानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही है, और अगर मैं इस ढक्कन को ओपन कर दूँ, इस ढक्कन को ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे पानी और सराउंडिंग के बीच में, पानी और एयर के बीच में यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो एक होती है फिक्स्ड, मतलब एक जो बाउंड्री होती है वो एक होती है फिक्स्ड, या फिर फिक्स ना बोल करके इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक बोल देते हैं रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड एंड नॉन रिजिड, ठीक है, रिजिड एंड नॉन रिजिड। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो क्योंकि काम की सिर्फ और सिर्फ यही है अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पे अपने पास 2 टाइप की बाउंड्री आती है। कितने टाइप की बाउंड्री आती है, 2। एक क्या आती है, डायाथर्मिक। क्या आती है, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक। और एक आती है अपने पास एडियाबैटिक। अब डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक की बात करें तो वो क्या है, डायाथर्मिक में वो होती है, डायाथर्मिक बाउंड्री वो होती है जिसमें हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक में हीट कैनॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये होती है हमारे पास अपनी क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री। अब देखो बेसिक्स में ही अगर हम लोग आगे बढ़े अब यहाँ से, तो हम लोग को डिफाइन करना होता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज़, या प्रॉपर्टीज़ बोल सकता हूँ मैं थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज़। ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है जनरली। ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो सिंपल डिफाइन करूँ तो ये क्या होती है, लाइक इट इज़ मास डिपेंडेंट, मास या फिर मैटर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो मास या फिर मैटर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं इसी में ही आगे बात करूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं अपन, तो अगर अपने पास क्या हो जाए, मास हो जाए, एग्जांपल मास अगर हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, तो ये क्या है, मास पे डिपेंडिंग करती है, मास पे डिपेंड करती है। मतलब कि भाई अमाउंट, मैटर जितना अमाउंट प्रेजेंट है, अगर मैं मास में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी चीज़ मेरे पास 1 किलो है, अब उसको मैं आधा कर दूँ तो वो भी आधी हो गई, मास तो आधा ही हो गया, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में ही मैं बात करूँ, अगर इसका प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो वो आधा नहीं होगा। ऐसी ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो गई, क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, मोलार एंथैल्पी हो गई, क्या हो गई, मोलार एंथैल्पी हो गई, मोलार एनर्जी हो गई, मोलार मास हो गया, मोलार वॉल्यूम हो गया। लेकिन इंटेंसिव में क्या बात करेंगे, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई। ठीक है, ऐसी ये सारी क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है। क्या होती है, एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल कि अगर ए और बी को प्लस करो तो वो मतलब ए बी या ए प्लस बी जो भी एक सी बना के दे देंगे। क्या बना के दे देंगे, सी। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या होती है, नॉन एडिटिव नेचर की होती है। कौन सी होती है, नॉन एडिटिव नेचर। मतलब ए प्लस बी
होगा तो ये सी नहीं होगा, ये सी के अलावा कुछ और होगा। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट हम अगर बोले 1+1 2 होता है, तो वही अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में 1+1 करेंगे तो वो 2 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगर बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने पास डेंसिटी हो गई, क्या हो गई, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। देखो डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी एक अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। लेकिन अगर मास और वॉल्यूम दोनों भी बात करें अपने पास तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशो लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होगा। अब देखो इसी में ही अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अपने पास फंक्शंस आते हैं। क्या आते हैं, फंक्शंस। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूँगा तो फंक्शंस अपने पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होता है अपने पास पाथ फंक्शन और एक होता है अपने पास स्टेट फंक्शन। कौन कौन सा, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। सॉरी, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करूँ या स्टेट फंक्शन की बात करूँ तो पहले स्टेट फंक्शन को बात करते हैं। ऐसा फंक्शन या ऐसी प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक की जो सिर्फ और सिर्फ दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड एंड फाइनल पॉइंट्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ followed independent of the path followed to reach। जैसे कि इसमें अपने पास कौन कौन सी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, अपने पास इंटरनल एनर्जी हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी हो सकती है, गिब्स एनर्जी हो सकती है। मतलब सारी की सारी मोस्टली जो स्टेट फंक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन ही होती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ पाथ फंक्शन में तो इसमें क्या होता है, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which depends on the path followed to reach the final पोजीशन। इसमें अपने पास दो होती है, दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। एक है अपने पास वर्क डन और एक होता है अपने पास हीट। क्या होता है, वर्क डन एंड हीट। ठीक है, अब इसी में ही अगर हम लोग आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आगे बात करूंगा अपने पास तो अपने पास एकदम सिंपल में आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस। क्या आते हैं, प्रोसेस। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो प्रोसेस अपने पास सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलो आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करते हैं तो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो डेल्टा टी इसमें क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा दूसरा प्रोसेस अपने पास आता है तो वो होता है आइसोकोरिक। कौन सा आता है, आइसोकोरिक। इसमें वी जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वी कांस्टेंट होता है। अगर वी कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब डी वी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। सेम ऐसी आइसोथर्मल में भी, ऊपर मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे डेल्टा टी जीरो है, इसका मतलब टी की क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसी में ही आगे बात करते हैं अपने पास तो तीसरी जो हो जाती है वो होती है आइसोबैरिक। क्या होती है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब होता है कि वी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब भाई सिंपल डेल्टा पी जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एडियाबैटिक आता है। क्या आता है, एडियाबैटिक। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना जनरली कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं और वो लिख देते हैं डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, डी पी लिख दिया मैंने। वो क्या लिख देते हैं, डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। बट भाई ये सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं सही है, सही है। लेकिन इसको इस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, चेंज इन हीट नहीं बोल सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि भाई क्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्या होता है, क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ऊपर डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी इसलिए लिखा गया क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर मैं क्यू की बात करूँ, किसकी बात करूँ, क्यू की, तो क्यू क्या होता है अपने पास, वो एक पाथ फंक्शन होता है। तो उसका चेंज जब लोगे ना आप तो कैसे लोगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ऐसे लोगे। लेकिन एक्चुअल में वो तो चेंज ही ज़ीरो हो जा रहा है, वो तो चेंज हो ही नहीं हो रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा ना, तो इसी वजह से तो वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ पाँचवा, तो पाँचवा आता है अपने पास रिवर्सिबल प्रोसेस। सॉरी, पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं दो फोर्सेस को डिफाइन करता हूँ। जब कभी भी रिएक्शन हो रही होती है तो दो फोर्स होती है। एक रिएक्शन को जो
फॉरवर्ड लेके जाती है और एक रिएक्शन को जो बैकवर्ड लेके आती है, ठीक है। मतलब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल। तो थर्मोडायनेमिक में अगर मैं डिफाइन करूँगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो पी एक्सटर्नल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पी इंटरनल, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो होती है, ये जो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल जो होती है वो लगभग क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। और जब आप इनका डिफरेंस लेंगे, मतलब डी पी निकालेंगे, डेल्टा पी निकालेंगे, तो वो इनफाइनाइटेसिमल होगा। क्या होगा, इनफाइनाइटेसिमल होगा। क्या होगा, इनफाइनाइटेसिमल। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई ये जो होगा 1 या 2 स्टेप प्रोसेस हो सकता है। मतलब इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस क्या हो सकता है, इट कुड बी कंप्लीट, द प्रोसेस कुड कंप्लीट, ठीक है। मतलब कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में होगा। किस में होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में होगा। लेकिन अगर मैं इसी में ही रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो ये भाई क्या ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि दोनों आगे जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाए तो वो पीछे भी आ सकता है। कहाँ से आ सकता है, पीछे आ सकता है। और यही तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो पीछे आएगा तभी तो रिवर्सिबल होगा ना। तो इसका मतलब कि भाई ये कंप्लीट हो पाएगा क्या, खुद से दिमाग लगा के सोचो, नहीं हो पाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या ये एक स्टेप में होगा, नहीं, ये होता है इनफाइनाइट स्टेप में। कितने स्टेप में, इनफाइनाइट स्टेप में ये होता है। किस में होता है, इनफाइनाइट स्टेप में, ठीक है। अब इसी में ही अगर मैं बात करूँ तो 7वां प्रोसेस जो होता है अपने पास वो होता है साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल ये क्या बताता है कि द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0। सिंपल यही बताता है ये। इसका मतलब अगर मैं सिंपल यहाँ से देखूँगा तो अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, ठीक है। मतलब ए बी सी डी और फिर वापस आ गया ए पे, ठीक है। ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी और डी से गया वापस ए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई भी स्टेट फंक्शन, स्टेट प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर लूँ। मतलब डेल्टा यू डिफाइन करूँ, डेल्टा एच डिफाइन करूँ, फिर उसके बाद डेल्टा टी डिफाइन करूँ, डेल्टा पी डिफाइन करूँ, डेल्टा वी डिफाइन करूँ, ये सारी की सारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या होगी, ज़ीरो। यही तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस बताता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। क्या आता है, नेचर ऑफ हीट एंड नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। तो देखो वर्क को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो भाई वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं सिंपल से, और वो आपका जब डिफाइन करके आप आएंगे, मतलब डिराइव करके आएंगे, तो आपका वो फार्मूला आएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लेकिन ये जो वर्क का फार्मूला है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। कौन से प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब यहीं से ही अगर मैं देखूंगा, इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं दो चीज़ यहाँ से बता सकता हूँ कि डेल्टा मतलब डब्लू जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है, और डब्लू ही क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कब, अगर मेरा डेल्टा वी पॉजिटिव आ जाए तो डब्लू नेगेटिव होगा, और अगर मेरा डेल्टा वी नेगेटिव आ जाए तो ये पॉजिटिव होगा। कब क्या हो सकता है, तो अगर डेल्टा वी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब V2 इज़ ग्रेटर देन V1। अगर जब कभी भी ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय दी सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय दी सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसी में नीचे बात करूँ तो इसका मतलब V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो इसका मतलब उल्टा हो जाता है, वर्क डन बाय दी सराउंडिंग, ठीक है। वर्क कौन किया है यहाँ पे, सराउंडिंग किया है। अब देखो मैं हीट की अगर मैं बात करूँगा तो हीट में भी सिंपल दो ही बातें होती हैं। एक हीट पॉजिटिव हो सकती है और हीट क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अब हीट पॉजिटिव कब होगी, जब हीट एब्जॉर्ब या हीट इज़ एडेड टू सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब इन सिस्टम, ठीक है। कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग से। और दूसरा नेगेटिव कब होगी, जब हीट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम, हीट क्या होगी, रिलीज होगी सिस्टम से। किस में होगी, कहाँ से, सिस्टम से रिलीज होगी, कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। अब देखो यहीं पे ही अगर मैं हीट को डिफाइन करूँगा तो मतलब अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे अपन तो हीट को हम लोग दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। कितने टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, दो टाइप में हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होती है अपने पास लेटेंट हीट, कौन सी होती है, एक होती है लेटेंट हीट और एक होती है सेंसिबल हीट। कौन सी हीट, सेंसिबल
हीट। अब देखो लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट वो होती है द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग 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 द चेंज इन स्टेट या फिर फेज एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर। ठीक है, ये अपनी क्या हो जाती है, लेटेंट हीट हो जाती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँगा सेंसिबल हीट, तो सेंसिबल हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब 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 ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर विदाउट 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 चेंजिंग इट्स फेस या फिर स्टेट। ठीक है, अब देखो दोनों का फार्मूला अगर मैं बात करूँगा, फार्मूला दोनों का एकदम सिंपल ही होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पे, तो लेटेंट हीट का फार्मूला क्या होगा, या अपना इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हीट इक्वल टू एन इंटू एल। एन क्या है यहाँ पे, मोल्स है। अगर इसी को ही मैं मास के टर्म में बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हीट इक्वल टू एम इंटू एल, वेयर एल इज़ लेटेंट हीट। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी टी। ठीक है, सी डी टी या सी डेल्टा वी। अब देखो डेल्टा वी क्या है, यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर की चेंज की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो ये 1 मोल्स के लिए, किसके लिए, 1 मोल्स के लिए। अगर n मोल्स के लिए होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो, अब इसी में ही मैं आगे बात करता हूँ। तो अब यहाँ पे अपना आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहीं पे ही आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करेंगे अगर अपन, तो देखो ये सिंपल डिफाइन करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन, ये जो होता है बेस्ड ऑन फर्स्ट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्या बताता है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना तो निपटा सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी जो होती है सारी एनर्जी जो होती है पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू या क्यू प्लस डब्ल्यू, सिंपल। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना डब्ल्यू एंड क्यू का साइन कन्वेंशन क्या याद रखना है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, साइन कन्वेंशन पे ध्यान नहीं देते हैं, बट साइन कन्वेंशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही एक नया टर्म आ गया अपने पास, ये दोनों को डिफाइन करके आ चुके हैं। अब ये क्या होता है, तो ये होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल दी एनर्जी इन द सिस्टम। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज इन द सिस्टम। ठीक है, ये होती है ये। अब इसके अलावा बात करूँ तो ये एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टेट फंक्शन, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा यू लिखा है, ना कि सिर्फ यू लिखा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अपने पास टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अभी कैसे होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिफरेंट प्रोसेस में बात करूँगा, किस में बात करूँगा, डिफरेंट प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसी को ही आइसोथर्मल में। ठीक है, आइसोथर्मल। लेकिन आइसोथर्मल में बात करने से पहले मैं तुमको एडियाबैटिक बता देता हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि एडियाबैटिक किस तरीके से, एडियाबैटिक की वजह से फार्मूला क्या आता है यू का, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास फार्मूला क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एडियाबैटिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हीट चेंज जो होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो ज़ीरो हो गया तो डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे जो डब्ल्यू होता है ना, यहाँ पे जो डब्ल्यू होता है वो होता है एडियाबैटिक वर्क डन। क्या होता है? एडियाबैटिक वर्क डन। और एडियाबैटिक वर्क डन जो होता है वो होता है एन सी वी डी टी। तो डेल्टा यू भी क्या आ जाएगा? एन सी वी डी टी आ जाएगा। अब यहीं से ही देखो, अगर टेम्परेचर यू क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मेरा डी टी ज़ीरो होगा, सॉरी, अगर मेरा डी टी ज़ीरो होगा मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा टी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा। और डेल्टा यू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहीं से ही अपन एडियाबैटिक वर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडियाबैटिक वर्क इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू के बराबर होता है, सॉरी, आइसोथर्मल वर्क जो होता है वो माइनस क्यू के बराबर होता है, या क्यू जो होता है माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर होता है। ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहीं से ही अगर बात करूँ तो अपने पास नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई वॉल्यूम जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम, वो ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब अगर डब्ल्यू की बात करें तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। और यहाँ से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन सी वी डी टी होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। यहाँ से अपन एडियाबैटिक निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्यू आइसोथर्मल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्यू आइसोथर्मल। और यहाँ से अपन डब्ल्यू एडियाबैटिक निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसी में ही अगर मैं बात करूँ आगे, तो अपने पास आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। तो अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में ना थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे प्रेशर जो होता है ना कांस्टेंट होता है, वो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है, ज़ीरो नहीं होता है। डीपी ज़ीरो होता है, लेकिन वर्क डन के फॉर्मूले में कहीं भी डीपी नहीं आता है। तो इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखाया था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। लेकिन अब इसी को ही मैं बात करूँगा तो ये पी एक्सटर्नल होकर पी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस माइनस पी इंटू डेल्टा वी, तो ये ऐसे है। तो इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इधर भेज दो, माइनस उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आगे जाके हम लोग डिफाइन करेंगे कि यही इक्वेशन जो होती है वो क्यू इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर होता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ ये डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी जो होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है, मतलब एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी हीट इज डिफाइंड एज, या एंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे से इस बात को प्रूव भी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही अगर मैं बात करूँ तो अपने पास कुछ रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस को भी अपने को ध्यान रखना है। उन रिलेशंस को पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले देखो वर्क डन, अभी मैंने आपको इरिवर्सिबल पढ़ाया, तो वर्क डन अगर मैं रिवर्सिबल पढ़ाऊँ आपको, क्या पढ़ाऊँ? रिवर्सिबल, तो उसका एक तो डेरिवेशन करके आना पड़ेगा। अब वो अपने पास क्या हो जाता है? -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2/V1। इसी को ही P1/P2 के टर्म में लिखना हो तो -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1/P2। सिंपल से ये होता है। ठीक है, अब इसी में ही अगर मैं आपको वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊँ, वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? माइनस आर टी इंटू डेल्टा एन जी, माइनस आर टी इंटू डेल्टा एन जी, या डेल्टा एन जी आर टी हो जाता है। सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही अगर मैं डिफाइन करूँ इसके आगे, तो इसके आगे हम लोग एक रेशो डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? रेशो। ठीक है, वो रेशो क्या है? सबसे पहले सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। क्या होता है? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। और सी पी बाई सी वी जो होता है वो गामा होता है। क्या होता है? गामा। ठीक है, ये जो होता है अपना दोनों रिलेशन, इसको बोलते हैं मेयर रेशो या मेयर रिलेशन बोल सकते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशो। अब देखो यहाँ से ही अगर मैं डिफाइन करूँ, यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँ तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो सी वी को मैं कैलकुलेट करके लेके आ सकता हूँ। क्या लेके आ सकता हूँ? आर अपॉन सी वी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सी पी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गामा माइनस वन, नहीं गामा माइनस वन, हाँ गामा माइनस वन। ठीक है, सी वी इक्वल टू आर गामा माइनस वन, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना एडियाबैटिक वर्क डन जो हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ से? यहाँ से अपने को निकल के आता है वर्क डन एडियाबैटिक, क्या आएगा? एन सी वी डी टी। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या आ जाएगा अपने पास? एडियाबैटिक क्या आ जाता है अपने पास? एन सी वी डी टी। ठीक है, तो अगर मैं वी को रखूँ तो एन आर डी टी अपॉन
गामा माइनस 1, ये हो जाता है अपने पास वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर अपने पास CV की वैल्यू ना दी हो तो। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ही हमको गामा की वैल्यू, अगर कभी कभी क्या होता है इन केस टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो हमको कैलकुलेट करना होता है कि टेम्परेचर आप किस तरीके से, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, दोनों में से कोई एक अगर ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपने पास रिलेशन होता है, रिलेशन अपन फॉर एडियाबैटिक ही लगाना, इसको कहीं और मत लगा देना, फॉर एडियाबैटिक के लिए अगर मैं रिलेशन लगाऊंगा तो अपने पास ये क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो TV की पावर गामा माइनस 1, ये भी जो होता है वो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो P1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये तीनों रिलेशन में से जो भी आपको रिलेशन दिया हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आप यहाँ से आप टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हो, या गामा तो वैसे आपको याद ही होना चाहिए। 3 वैल्यू होती है हमारे पास गामा की, एकदम सिंपल। फॉर गैसेस की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, गैसेस की। फॉर गैसेस अगर बात करें तो अपने पास 3 वैल्यू है। सबसे पहली वैल्यू अपने पास क्या है, फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक में भी कौन सी, लीनियर, डायटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक, बट लीनियर वाला केस है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा अपने पास क्या है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। ठीक है, तो देखो तीनों वैल्यूज़ अपने पास है, तीनों वैल्यूज़ को अपन सिंपल से याद कर लेते हैं। क्या है अपने पास, ये भाग क्यों जा रहा है आज 2-3 दिन से। गामा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो गामा अपने पास मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है अपने पास, जो कि होता है 4/3, डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए होता है अपने पास 7/5। क्या होता है, 7/5, सॉरी 4/3 लिख दिया, माई मिस्टेक, वैल्यू आगे पीछे हो गई। ये होती है अपने पास 5/3, ये होता है अपने पास 7/5, और ये होता है अपने पास 4/3। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास होती है। ठीक, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी को। ठीक है, एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। तो एंथैल्पी को अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा तो सिंपल मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एंथैल्पी इज डिफाइन एज, इट इज़ डिफाइन एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ PV वर्क, ये होती है अपने पास एंथैल्पी। अब देखो इसी में ही अगर मैं बात करूँ ना सिंपल एकदम लैंग्वेज में, तो इसी को ही अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइन एज हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ना लिख करके अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अभी कांस्टेंट प्रेशर नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर जैसे ही लगाओगे तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और इसी को ही बात करें अगर अपन तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, Q। और यहाँ से अपने पास Q का रिलेशन एक और आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा H इक्वल टू NCP dt। जैसे C क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, CV क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वैसे ही यहाँ पे CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब यहीं से ही अगर मैं एक रिलेशन निकालूँ ना डेल्टा H बाई डेल्टा V का, सॉरी डेल्टा H बाई डेल्टा U का, तो डेल्टा H बाई डेल्टा U, तो डेल्टा H क्या है अपने पास, NCP dt, और डेल्टा U क्या है, NCV dt। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, CP बाई CV, CP बाय CV, और CP बाई CV अपने पास क्या होता है, गामा होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब केमिकल रिएक्शन के लिए अगर बात करें डेल्टा H को, तो सिंपल केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। NG क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस स्टेट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस स्टेट। अच्छा सर, लिक्विड एंड सॉलिड का क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। किसका वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, इफेक्टिव वॉल्यूम का प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड में चेंजेस नहीं होता है, इस वजह से हम लोग उसको नहीं लेते हैं, नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसी के ही बात
हमारी थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, बट थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंट्रोपी। क्या डिफाइन कर लेते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी। अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँगा तो एंट्रोपी की अगर मैं बात करते हैं तो एंट्रोपी इज डिफाइन एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस रैंडमनेस या फिर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ठीक है। मतलब कि भाई एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है और उसमें क्या आ गया, कोई भी ऐसा आ गया जो रैंडम डिग्री क्या बोलते हैं, ऑर्डर को ब्रेक कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक है। एंट्रोपी के बारे में और छोटी छोटी बात कर दें तो एंट्रोपी जो होती है भाई स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एंड क्यू ही जो होती है पाथ फंक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एस से होता है। किससे होता है? एस से। दूसरा टेम्परेचर, और टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे आप, क्या बढ़ाओगे? टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हो तो इसका मतलब एंट्रोपी भी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूवमेंट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मूवमेंट में। ठीक है। दूसरा कि अगर मोल्स बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? मोल्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि भाई कम लोग हैं तो कम डिसऑर्डरनेस होगा, ज़्यादा मोल्स हैं मतलब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिसऑर्डरनेस हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात यहीं से ही अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ा दें, एक छोटे कमरे में अगर लोगों को रखें और एक बड़े कमरे में लोगों को रखें, तो छोटे वाले में हो सकता है कंजेस्टेड में लोग रह लें, लेकिन बड़े वाले में नहीं। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से भी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अब यहीं से ही अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो एक बात और बता देता हूँ कि एंट्रोपी जो होती है जब कभी भी हम लोग यहाँ पे एक इरिवर्सिबल लाइक मान लेते हैं, चलो यहाँ एंट्रोपी को नहीं, हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। तो एंट्रोपी की अगर मैं यहीं पे ही बात करूँ तो एंट्रोपी का एक फार्मूला जो होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल बाय डी टी। ठीक है। अब क्यू रिवर्सिबल में यहीं पे अगर अपने पास फेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो अपन यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाय डी टी। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास किसका है, अगर फ्यूजन है तो डेल्टा एच फ्यूजन वाला, अगर वेपराइजेशन प्रोसेस है तो डेल्टा एच वेपराइजेशन, अगर सब्लिमेशन प्रोसेस है तो वहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन आप यूज़ कर सकते हो। आप फ्यूजन और जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, किस में मेल्ट हो रहा है? लिक्विड में, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। अगर लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। और अगर कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है एंट्रोपी के बारे में। अब देखो अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, अपने पास, तो अपने पास क्या आ जाता है? इसके बाद अपने पास आ जाता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जनरली ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस द प्रोसेस विच अकर विथ इट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो अगर यहीं से ही मैं अगर बात करूँ, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करूँ तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऐसा प्रोसेस जो खुद से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो खुद से नहीं होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है। अगर यहीं पे ही अपन बात कर लें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अपने पास 3 स्टेटमेंट होते हैं। कितने स्टेटमेंट होते हैं? 3 स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाता है? वो हो जाता है कि भाई 3 में से सबसे पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या है कि द फ्लो ऑफ हीट will take place from hot body to कोल्ड बॉडी। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में अगर बात करें तो वो बताया था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस डायरेक्शन में होगा ये नहीं बताएगा, लेकिन सेकंड लॉ ने वो बताया कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा यही बताता है कि भाई नो मशीन हैज़ येट मेड विच हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 1 यूनिट, मतलब कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब अभी तक ऐसी कोई बनी भी नहीं है और बन भी नहीं सकती जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 1 यूनिट हो, मतलब 100% वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसी कोई मशीन नहीं है। ठीक है। तीसरा जो कि अपने पास बताता है वो बताता है कि भाई फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर
फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सॉरी रिवर्सिबल बोल रहा हूँ, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि भाई डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसी का ही उल्टा अपन मान सकते हैं कि अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो इसका मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा उसके लिए, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर वही प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या इक्विलिब्रियम पे होगा, तो उसमें डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इक्विलिब्रियम डिफाइन हो सकता है, क्या डिफाइन हो सकता है, इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अब इसी के ही मैं आगे बात करूँ अपने पास, ठीक है, इसी के ही अगर मैं आगे बात करता हूँ, तो अब देखो अपने पास एंथैल्पी के बेस पे जब आप पढ़ोगे अभी थर्मोकेमिस्ट्री, तो आप देखोगे कि एंथैल्पी के बेस पे भी क्या बोलते हैं ये बताया गया, और एंट्रोपी के बेस पे भी बताया गया स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, बट ये दोनों फेल कर जाते हैं कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे। तो उसके लिए एक नया मार्केट में टर्म आता है जिसको अपन बोलते हैं गिब्स एनर्जी। कौन सी एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा सफिशियंट या एक ऐसी एनर्जी है, द एनर्जी एसोसिएटेड, या सिंपल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू डू, एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, एनर्जी इन द सिस्टम टू डू एफिशिएंट वर्क, एफिशिएंट वर्क। लेकिन याद रखना ये नॉन पीवी वर्क होता है, क्या होता है, नॉन पीवी वर्क। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं और बोल देते हैं कि ऐसा नहीं भाई, पीवी वर्क ही हो सकता है, बट ये नॉन पीवी वर्क होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी क्या होता है, ये एक स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की ही बात करूँ तो यहाँ पे एक और बात यहाँ से उठ के आ जाएगी कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे चल के अगर बात करें तो एक रिलेशन डिराइव होता है डेल्टा जी का। देखो सबसे पहले वो रिलेशन क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये अपने पास डेल्टा जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी के ही आगे अगर मैं बढ़ूँ तो एक रिलेशन और डिराइव होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। अगर इसको अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डेल्टा एस के बेस पे हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब सिंपल एस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बनाएंगे, तो जब कभी भी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी या प्रोसेस जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब कि भाई रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे है, या प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ही अगर मैं आगे बात करूँ तो इसका हम लोग एक और रिलेशन अपने पास होता है, वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन ये डेल्टा जी नॉट होता है, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम, या इसको ही मैं ऐसा ना लिख करके मैं ऐसा लिख देता हूँ सिंपल, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब देखो मैंने जी नॉट अभी नहीं बताया, तो जी नॉट बता देता हूँ कि ये नॉट जब कभी भी किसी भी स्पीशीज़ पे लगता है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड स्टेट को। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि भाई अगर ये प्रोसेस, ये जी की वैल्यू तब निकली होगी जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर जो होगा 1 एटीएम होगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी बहुत जगह स्पेसिफाई कर दी जाती है कि 1 मोलर होगा, तभी ये स्टैंडर्ड स्टेट होती है, ठीक है। अब देखो इसके आगे बात करें हम अपने पास, तो लास्ट टॉपिक बचता है जो कि बचता है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री से पहले एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बता देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है सिंपल से बताता है, थर्ड लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक, तो जो कि सिंपल बताता है कि वो ये बताता है द एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline solid, of perfect crystalline solid is zero at
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन, लेकिन ऐसा टेम्परेचर अभी तक के डिफाइन नहीं हुआ है। 0.000001 मतलब 10⁻⁻10 तक के गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 तक के अभी तक के डिफाइन नहीं कर पाए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है। अब इसके बाद देखो थर्मोकेमिस्ट्री की बात करूँ, थर्मोकेमिस्ट्री में तुमको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ थर्मोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो होता है। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री ठीक, तो देखो थर्मोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो मान लेते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब ए प्लस बी कंबाइन हो रहा है और वो जा रहा है सी प्लस डी में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को पूछ लेगा एग्जामिनर, सबसे पहला सवाल पूछेगा कि भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या होता है, सबमिशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि भाई सी मोल से तो सी इंटू सबमिशन एंथैल्पीज ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा एच ऑफ टी माइनस ए इंटू डेल्टा एच ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा एच ऑफ बी। ठीक है, ये अपने पास एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाती है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर स्टैंडर्ड स्टेट में पूछ लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके ऊपर नॉट लग जाएगा, इसके ऊपर भी नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, यहाँ भी नॉट, यहाँ भी नॉट, यहाँ भी नॉट, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी क्या होती है अभी वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना फॉर्मेशन एंथैल्पी आ जाती है, क्या जाती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन एंथैल्पी भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही आप एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालोगे। तो देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँगा तो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी द किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है। क्या होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। जैसे कार्बन ग्रेफाइट है अपने पास, ये रिएक्ट कर रहा है 2H2 के साथ, तो इसको बनने के लिए CH4 को बनने के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे जो भी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा FHCH4, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो सर अब कार्बन ग्रेफाइट के बनने के लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मेशन एंथैल्पी लगी होगी, CH2 के बनने के लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मेशन एंथैल्पी लगी होगी। तो भाई देखो ये स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, कौन से हैं, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या स्टैंडर्ड स्टेट में है ये। तो जब कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड स्टेट की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पीज देखते हैं तो वो ज़ीरो होती है, क्या होती है, ज़ीरो। जैसे कार्बन के लिए क्या है अपने पास, कार्बन ग्रेफाइट है, क्या है, कार्बन ग्रेफाइट है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्या है अपने पास, H2 है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के लिए क्या है अपने पास, F2 है। नाइट्रोजन के लिए क्या है अपने पास, N2 है। ऑक्सीजन के लिए अपने पास क्या है, तो ऑक्सीजन के पास अपने O2 है। Cl के लिए क्या है अपने पास, Cl2 है। ठीक है, मेटल का क्या है अपने पास, कोई भी अगर मेटल होगा अपने पास, तो अगर मेटल के अपना सॉलिड स्टेट में है तो वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। तो जब कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड किसी भी एक मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल of any molecule in its standard state is ज़ीरो। मतलब इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यही है सिंपल सा अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही अपने पास क्या आ जाता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस या रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक, थर्मोकेमिकल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दो रूल होते हैं, दो रूल अपन याद रख लो कि सबसे पहले अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो कि अपन एग्जामिनर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप रेडॉक्स में सीखे हो। ठीक है, इसके बाद उसके फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेड होने चाहिए। क्या रिप्रेजेंटेड होने चाहिए, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि भाई अगर वो सॉलिड है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, S से। लिक्विड है तो L से। एक्वस है तो अपने पास AQ से। वेपर है तो V से। VAP वेपर है तो VAP वेपर से। ठीक है, गैशियस है तो G से। ठीक है, ऐसे अपने को रिप्रेजेंट करने हैं।
ठीक है, ये अपने पास फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन ए से बी पे जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो भी एंथैल्पी होगी वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, वो भले क्यों ना एक्स वाई जो भी हो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड में हो या नॉर्मल में हो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लिखेंगे वो कौन से साइड, अपन राइट साइड लिखेंगे। कौन साइड लिखेंगे? राइट साइड। अब देखो दूसरा, थर्ड ये हो गया। फोर्थ रूल क्या बताता है कि अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, जैसे बी का ए, बी से ए पे अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे डेल्टा आर एच नॉट जो होगी हो जाएगी -x किलो जूल, मतलब वैल्यू उतनी ही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज। ठीक है। पांचवा अगर मैं बात करूँगा कि अगर मैं यहाँ पे किसी से भी एन से, किसी भी एक एन इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी और साथ में ही अपने पास फॉर्म जो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, स्टैंडर्ड वाली नहीं, स्टैंडर्ड वाली नहीं, पहले बता देता हूँ, चलो स्टैंडर्ड ना लिखो यहाँ पे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो अपने पास है इसकी एंथैल्पी भी जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्या होगी? मल्टीप्लाई। ऐसे ही डिवाइड होगा तो वो डिवाइड में भी चला जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब देखो इसके बाद कुछ अपने पास टर्मिनोलॉजीज है। अपने पास हेस लॉ आता है, इसके बाद क्या आता है? हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ठीक है, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन एकदम सिंपल से बताता है। वो क्या बताता है कि अगर कोई भी एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, एक स्टेप या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जनरली एक स्टेप के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप में हो और अगर उसकी एंथैल्पीज दी हो तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन है, ए से बी पे जा रही है, ये रिएक्शन फिर बी से सी पे जा रही है और यही रिएक्शन सी से डी पे जा रही है, और एग्जामिनर अपने को बोल दे कि ए से डी की रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो। अगर इसकी डिफाइन हुई है कि डेल्टा आर एच वन है, ये क्या है? डेल्टा आर एच वन। इसकी डिफाइन की गई डेल्टा आर एच टू और इसकी डिफाइन की गई डेल्टा आर एच थ्री। तो डेल्टा आर एच फोर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। ठीक है, ये सारा का सारा सबमिशन क्या करेंगे तो ये अपने पास ए से डी की एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास ये बताता है, क्योंकि देखो ये और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होते हैं, जो रिएक्टेंट साइड होते हैं और जो प्रोडक्ट साइड होता है, एडिशन में वो कैंसिल हो जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए से डी पे जाने के लिए सिंपल अपने पास क्या आ जाएगा? डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री, यही तुम्हारे पास है। अब देखो इसके बाद अपने पास होता है कंबशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? कंबशन एंथैल्पी। ठीक है, कंबशन एंथैल्पी की बात करूँ तो देखो सिंपल, कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना। और केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ कब जलती है, केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इसका मतलब होता है जब कभी भी कोई भी स्पीशीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। तो इसका मतलब भाई कंबशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? द एंथैल्पी रिक्वायर्ड, अरे यार राइटिंग, द enthalpy change during the reaction of any species with ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब इसके रिएक्शन के लिए जो भी अपने पास एंथैल्पी चेंज होगी ऑक्सीजन के साथ, कोई भी एक स्पीशीज़ का जितना भी रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसको अपन बोलेंगे कंबशन एंथैल्पी। अब देखो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं वो डिफाइन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले जैसे कि मैंने ये भी आपको बताया था, जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, कहाँ से? अपन मान लेते हैं सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। और सेम ऐसे ही लिक्विड से अगर वेपर जाएंगे तो ये अपने पास फ्यूजन है। क्या है? फ्यूजन है। ये अपने पास क्या है? वेपराइजेशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही डायरेक्ट सॉलिड से वेपर जाऊंगा तो इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, क्या करता हूँ? रिवर्स करता हूँ, तो अगर वेपर से लिक्विड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगर सॉलिड जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंथैल्पीज जो होगी, जो भी एंथैल्पी एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करती है तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और रिवर्स आएंगे तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, और
इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस टाइम पे डेल्टा एच सब्लिमेशन जो होगा डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन के बराबर होता है फॉर एनी स्पीशीज़। ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ के लिए अगर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे निकाला गया है फ्यूजन और वेपराइजेशन का, तो सब्लिमेशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटमाइजेशन। ठीक है, इसके बाद अपने पास आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अपने पास आती है ठीक, देखो अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल, जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई भी एक गैशियस स्टेट में एटम है, गैशियस एटम है, तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के आइसोलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी एनर्जी लगेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। एटमाइजेशन एंथैल्पी मान लेते हैं Cl2 है, इसको एटम में मतलब एलिमेंटल फॉर्म से एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl प्लस Cl, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGI, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, सॉरी EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो यहाँ पे से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो भी एनर्जी लगी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ से एक लास्ट एंथैल्पी बच जाती है और वो बच जाती है अपने पास बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी सिंपल है, देखो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, वो इसलिए मैं रोका था क्योंकि एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी में लोगों को डिफरेंस हो, मतलब समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों एक जैसी लगती है। क्योंकि यहाँ पे देखो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड टूटा, Cl प्लस Cl बना, तो वैसे ही बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई मान लो HO और H है, तो यहाँ पे अगर अपने पास HO प्लस H में अगर कन्वर्ट किए तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज हुई होगी वो अपने पास बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH है। सेम यहाँ पे अगर बात करेंगे OH में से वापस से मैं O प्लस H करूँगा तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगी वो H2 होगी। तो अब बच्चों को क्या लगता है ना कि भाई एटम में यहाँ पे भी कन्वर्ट हो रहा है और एटम में यहाँ पे भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एटमाइजेशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग क्यों है, दोनों को सेम में ही लिख देते। भाई देखो बॉन्ड एटमाइजेशन जो होता है ना वो एक टाइप की बॉन्ड एंथैल्पी ही होती है, लेकिन उसमें सेम एलिमेंट के बीच में या सेम एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है, इस वजह से इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब कोई भी एक मोल में से पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगी हो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन क्या देखा गया कि जब कभी भी आप एक ही टाइप के 2-3 बॉन्ड तोड़ोगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने HOH मतलब यहाँ पे ब्रेक किया तो ये पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ, H और O के बीच में H और OH मिला, फिर यहाँ पे OH के बीच में ही बॉन्ड ब्रेक किया तो O प्लस H मिला, मतलब सेम ही मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप देखोगे कि यहाँ पे इसकी एनर्जी X मिलेगी और यहाँ पे इसकी एनर्जी Y, मतलब X किलो जूल पर मोल और यहाँ पे Y किलो जूल पर मोल मिलेगी, दोनों डिफरेंस होगी। तो अलग अलग डाटा ना याद करके एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट आया, किसका आया, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, सिंपल डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डिवाइड बाय 2, मतलब जितना होता है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप में से किसी को कोई समस्या ना होगी, अगर होगी तो आप नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप मेरे को टेक्स्ट करें, मैं आपका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।